हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, हम लोगों ने अपना फर्स्ट बुक कंप्लीट कर लिया है फिजिक्स का, क्लास 11th का, और आज से हम लोग सेकंड बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड बुक में हम लोग जो सबसे पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, इसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज। और टोटल आपके चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 15 तक सेकंड बुक में है। तो एक करके हम लोग सारे चैप्टर्स कवर करेंगे, डिटेल में कवर करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। बच्चों, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन में आप लोगों ने रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ा था। हमने सबसे पहली बार रिजिड बॉडी का जो जिक्र है वो रोटेशन चैप्टर में किया था। क्या होता है एक रिजिड बॉडी? हमने देखा था कि रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी है जिसके शेप और साइज को नहीं बदला जा सकता है, भले ही हम उसके ऊपर कितना भी फोर्स लगा लें। यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक रिजिड बॉडी में जो पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स के बीच की दूरी जो है वो फिक्स्ड होती है, उसको आप किसी भी तरीके से बदल नहीं सकते। लेकिन ये आइडियल सिचुएशन की हमने बात की थी। अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी कोई बॉडी इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती ही नहीं है जिसके ऊपर आप एक एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएं और उसका शेप साइज चेंज ना हो। कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले लीजिए, कितना भी हार्ड से हार्ड ऑब्जेक्ट आप ले लीजिए, उसके ऊपर जब आप फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाकर आप उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं, आप उसको बेंड कर सकते हैं, आप उसको तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो फोर्स लगने पर उसका शेप, साइज, स्ट्रक्चर, इन सब में चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इसका यही मतलब हुआ कि प्रैक्टिकली ऐसी कोई बॉडी इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करती जिसे हम लोग रिजिड बॉडी कहें। हाँ, लेकिन ऐसी बहुत सारी बॉडीज हैं जो बहुत हार्ड हैं, और वो रिजिड बॉडी एग्जैक्टली रिजिड बॉडी तो नहीं, लेकिन एक सर्टेन रेंज ऑफ फोर्स में काफी हद तक वो रिजिड बॉडी की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसी कोई बॉडी नहीं है जिसके ऊपर आप फोर्स लगाएं और वो डिफॉर्म ना हो। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर कम फोर्स लगाने पर वो डिफॉर्म हो जाते हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर आपको ठीक ठाक फोर्स, अच्छा खासा फोर्स लगाना पड़ता है, किसी के ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन आप फोर्स लगाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट डिफॉर्म जरूर होगा, उसका शेप, उसका साइज, स्ट्रक्चर, ठीक है, कुछ ना कुछ आपको उसमें चेंज जरूर देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो यानी कि प्रैक्टिकली इस यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रिजिड ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई भी बॉडी जो है वो रिजिड बॉडी नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग स्टील बार को भी अगर आप फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाकर आप उसे बेंड कर सकते हैं, आप उसे तोड़ सकते हैं, आप उसे इलोंगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आप लोगों ने अभी तक समझा कि भाई रिजिड बॉडी नाम की कोई चीज प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती। हम लोग सिर्फ आइडियल सिचुएशंस में रिजिड बॉडी को स्टडी करते हैं, ठीक है। अब देखिए, हम लोगों को जो कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स को पढ़ना है, तो सॉलिड्स की ही बात करते हैं, ठीक है। सॉलिड्स जो है बच्चों, आपने पढ़ा है कि सॉलिड का एक फिक्स्ड शेप और साइज होता है, राइट। तो एक सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है उसका एक फिक्स्ड शेप और साइज होता है, और अगर आपको उसके शेप या साइज को चेंज करने की जरूरत है तो आपको उसके ऊपर बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है, राइट। अ सॉलिड हैज फिक्स्ड वॉल्यूम, इट हैज फिक्स्ड शेप एंड साइज। अगर आप उसके शेप या साइज को चेंज करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको उस सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तब वो सॉलिड ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल शेप साइज से डिफॉर्म हो जाता है, यानी उसका ओरिजिनल शेप या साइज जो है वो बदल जाता है। ये डिफॉर्मेशन उस सॉलिड ऑब्जेक्ट में तब तक रहता है जब तक कि आप एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। पकड़कर बाहर की तरफ फोर्स लगाइए वो स्ट्रेच हो जाएगा, अंदर की तरफ फोर्स लगाइए वो कंप्रेस हो जाएगा, ऐसे फोर्स लगाइए वो बेंड हो जाएगा। तो अलग अलग शेप एंड साइज ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर आप अलग अलग तरीके से फोर्स लगाकर उसको डिफॉर्म कर सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाकर।
आप जब तक एक्सटर्नल फोर्स लगाए रखेंगे वो सॉलिड ऑब्जेक्ट आपका डिफॉर्म्ड रहेगा। फिर आप जैसे ही उस एक्सटर्नल फोर्स को हटाते हैं, उस सॉलिड ऑब्जेक्ट के पास एक टेंडेंसी होती है कि वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर ले। अगर वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर लेता है तो ये जो प्रॉपर्टी है सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर कि वो जब एक्सटर्नल फोर्स आप हटाते हैं तब वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर लेता है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं और उस सॉलिड ऑब्जेक्ट को हम लोग इलास्टिक ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, इलास्टिसिटी क्या है? when an external force applied on the object is removed it regains its original shape and size। ठीक है, जब आप एक्सटर्नल फोर्स जो ऑब्जेक्ट के ऊपर, सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर रखा है, उसे आप रिमूव करते हैं, तब अगर वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर लेता है तो ये जो प्रॉपर्टी है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। और ऑब्जेक्ट जो है इसे हम लोग इलास्टिक ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्प्रिंग ले लीजिए, आप स्प्रिंग को अगर बाहर की तरफ खींचेंगे तो उसका जो ओरिजिनल शेप साइज है वो खराब हो जाता है, चेंज हो जाता है, लेकिन वो तब तक चेंज रहता है जब तक कि आप उसको एक्सटर्नल फोर्स लगाकर स्ट्रेच कर रहे हैं या एक्सटर्नल फोर्स लगाकर कंप्रेस कर रहे हैं। एक बार जब आप अपने एक्सटर्नल फोर्स को हटाते हैं तो वो स्प्रिंग वापस से अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेता है। यानी स्प्रिंग एक इलास्टिक ऑब्जेक्ट है और ये जो प्रॉपर्टी है उसकी कि फोर्स हटने पर वो अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेता है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। इसको भी हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद फिर ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, वो डिफॉर्म हो जाते हैं, लेकिन आपके फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स को हटाने के बाद वो अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं कर पाता है। इस तरीके के ऑब्जेक्ट को हम लोग प्लास्टिक ऑब्जेक्ट कहते हैं और उसकी इस प्रॉपर्टी को हम लोग प्लास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, सो इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज even after external force is removed, the property is called plasticity and object is said to be plastic object। जैसे अगर आप एक सपोज करिए कि आप एक क्ले का या मड का आप एक छोटा सा एक घर बनाते हैं, ठीक है, ऐसे खेलने के लिए बच्चे बनाते हैं। तो आप समंदर किनारे गए, आपने एक रेत से, गीले रेत से आपने सपोज करिए एक छोटा सा कुछ स्ट्रक्चर बनाया है। अब उसको अगर आप फोर्स लगाकर डिफॉर्म कर देते हैं तो फोर्स हटाने पर वो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आता है, यानी कि वो प्लास्टिक ऑब्जेक्ट है, उसकी इस प्रॉपर्टी को प्लास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन कि एक्सटर्नल फोर्स हटाने पर ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन कर पाता है या नहीं कर पाता है, उसके बेसिस पर हम लोग ऑब्जेक्ट्स को दो हिस्सों में बांटते हैं। एक होता है, उसकी प्रॉपर्टी को दो हिस्सों में बांटते हैं, एक प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी है और एक प्रॉपर्टी प्लास्टिसिटी है। उन ऑब्जेक्ट्स को हम लोग इलास्टिक ऑब्जेक्ट या प्लास्टिक ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों ये हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा, सीखा, समझा। अब जैसे मैंने इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी की बात की थी, तो किसी भी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट का जो इलास्टिक बिहेवियर है वो क्यों होता है, कैसे होता है, इसको हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से आप लोगों ने फर्स्ट बुक को बहुत अच्छे से कवर किया है, वैसे सेकंड बुक को भी अच्छे से कवर करें। हर लेक्चर को रेगुलरली लेक्चर बाय लेक्चर आप लोग कवर करें। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, वहां हम लोग इस चैप्टर को कायदे से शुरुआत करेंगे। एक छोटा सा आपको आइडिया मिल गया इस चैप्टर का, और हम लोग शुरुआत करेंगे वहां पर हम लोग बच्चों स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें जो हैं इस सॉलिड ऑब्जेक्ट से रिलेटेड उनको हम लोग कवर करेंगे इस चैप्टर में एक एक करके। ठीक है, तो अगले लेक्चर को स्किप मत करिएगा, वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑलराइट बच्चों, चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, और ये इंट्रोडक्शन जो है एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग। चलिए बाय बाय।